हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और ये हमारा चैनल है साई अकेडमी फॉर सक्सेस। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। एज वी ऑल नो कि 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में कुछ चेंजेस हुए थे लास्ट ईयर्स और उसमें लास्ट ईयर हुए थे और उसमें हमने ये पाया कि इंडियन इकोनॉमी को ऐड कर दिया गया था 12th क्लास के अंदर, जो पहले 11th क्लास की बुक थी। और इसी तरीके से 11th क्लास की 12th क्लास की माइक्रो को 11th क्लास में ऐड कर दिया था बच्चों। बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो, तो मैं थोड़ा सा आपसे बातें करना चाहूँगा इकोनॉमिक्स के बारे में। आप सभी वन ईयर के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आपने 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो आपको बेटर तरीके से पता होगा व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट मनी, यानी जिसमें हम धन यानी पैसों का अध्ययन करते हैं, उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। और यहाँ पर बात करेंगे इकोनॉमी की, जिसमें रहकर लोग अपना जो फंडामेंटल नीड्स हैं या बाकी नीड्स हैं उनको पूरा करते हैं, उसको इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है बच्चों। पहला कैपिटल इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड सेंट्रल रेगुलेटेड इकोनॉमी एंड थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पर इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है। ये सभी हमने 11th क्लास में पढ़ा और 12th क्लास की बुक में भी आज पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। आप बच्चों सभी जानते हैं कि भारत जो है लगभग 200 ईयर्स तक, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। वी वर स्लेव ऑफ ब्रिटिशर्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स, 190 ईयर्स, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 200 हो गया बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इन 200 ईयर्स के अंदर और उससे पहले 500 ईयर जो मुगलों और बाकी दिल्ली सल्तनत का राज रहा, तो इस पूरे पीरियड्स के अंदर यानी इस पूरे 700 ईयर के अंदर हमारी जो स्थिति थी बच्चों वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों ने हमारी स्थिति को किस तरीके से ख़राब किया। आइए बच्चों शुरू करते हैं। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल के समय भारत का एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से हुआ। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज एक्सप्लॉयटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी जमींदारी सिस्टम से भारत की इकोनॉमी को, खास तौर पर एग्रीकल्चर को बर्बाद किया गया। यहाँ पर बच्चों पहले समझना जरूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जमींदार एंड जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम और जमींदार का क्या मतलब था बच्चों? जो अंग्रेज थे यानी जो ब्रिटिश थे वो उनका जो एकमात्र सोर्स था, ओनली वन, दे वर हैविंग ओनली वन सोर्स ऑफ गेटिंग मनी ऑफ टैक्स रेवेन्यू, लैंड टैक्स रेवेन्यू, यानी ज़मीन से जो टैक्स मिलता था वो उसी को इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पर कुछ लाइनें हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाया तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा बच्चों। जमींदार्स वर डिक्लेयर्ड एज ऑनर ऑफ द सॉइल, दे वर टू पे अ फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट as much as they wished or as much as they could from the tillers of the soil farmers। जमींदारों को हक दे दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से जितना मर्जी चाहे उतना टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं किसानों से, और उनको पूरी छूट यानी कि पूरा रिबेट दे दिया गया था। द टिलर्स ऑफ द सॉइल यानी जो ज़मीन को जोतने वाले थे, फार्मर्स थे, द एक्चुअल कल्टिवेटर्स गोट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल, दे वर लेफ्ट विद नो सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, और उनको किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाता था। सारा का सारा पैसा जमींदारों द्वारा ले लिया जाता था और वो पैसा ब्रिटिश को दे दिया जाता था। द जमींदार ऑन द अदर हैंड स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरीज ऑफ लाइफ, यानी देखो अगर किसान को पैसा बचता तो वो उसको इन्वेस्ट करता अपनी सॉइल में फर्टिलिटी के लिए, सॉइल फर्टिलिटी के लिए। बट बिकॉज द होल मनी वॉज कैप्चर्ड बाय जमींदार, पूरी मनी जो है वो जमींदार कैप्चर कर लेता था। दैट्स वाई किसान के पास बहुत कम अमाउंट बचता था और उस कम अमाउंट में वो केवल अपना फंडामेंटल नीड्स ही पूरी कर पाता था। इट मीन्स जो सॉइल है उसकी जो कंडीशन है बच्चों वो दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। तो पहला पॉइंट हमने जो पढ़ा जमींदारी सिस्टम क्या इंक्लूड इंडियन एग्रीकल्चर किस तरीके से बर्बाद हुआ बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूँ आपको,
जो ब्रिटिशर्स है उनका मेन मोटिव भारत में आना जो था वो ट्रेड था, यानी यहाँ पर व्यापार करना था। धीरे धीरे उन्होंने पूरा सिस्टम कैप्चर कर लिया और इस तरीके से उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। और क्या किया, आपको सबको पता है कि 18वीं सेंचुरी के अंदर ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, मशीनें बननी शुरू हुई थी। हार्ग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, हार्वेस्टर बनने शुरू हुए थे, तो प्रोडक्शन जो है मास प्रोडक्शन हो गया था, प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था। तो दो चीज़ें की बहुत ज़रूरत थी अंग्रेजों को बच्चों, पहला रॉ मटेरियल और दूसरा मार्केट, जहाँ पर वो अपनी जो गुड्स है उनको सेल आउट कर सके। तो इंडिया जो है उन्होंने बिल्कुल, इंडिया जो था बिल्कुल सुटेबल था उनके ऑब्जेक्टिव को लेकर। पहला कि वो जो क्या क्या करते थे, यहाँ से बहुत जो हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल था, किसानों की ज़बरदस्ती जमींदारों के थ्रू वो ले लिया करते थे और रॉ मटेरियल को ले जाया करते थे ब्रिटेन। वहाँ पर उस इनपुट को डालकर, यानी रॉ मटेरियल को डालकर जो प्रोडक्ट बनाते थे उनको बेचने के लिए भी इंडिया ही को चुनते थे, या जो भी उनकी कॉलोनी थी उनको चुना करते थे। इस तरीके धीरे धीरे उन्होंने इंडस्ट्री जो है वो बर्बाद कर दी। दूसरी बात, उन्होंने टैक्स जो लगाने शुरू किए, यानी जो पहले उन्होंने टैक्स लगाए, अगर कोई सामान ब्रिटेन का है, मैं आपको एग्जाम्पल बताया था बच्चों, टैक्सेस कितना, उसको टैरिफ बोलते हैं, जो लगता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर। तो टैरिफ कैसे काम करता है बताता हूँ मैं आपको। मान लो कोई एक कमोडिटी है, कोई वस्तु है जो ब्रिटेन से भारत में आ रही है बिकने के लिए, उसकी कीमत 100 रुपीज़ है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, जो बाद में कन्वर्ट हो गई 1858 में और चेंज होकर वो सीधे जो ब्रिटेन है उसके अंडर में पहुंच गई। बट वो क्या करते थे पहले कि 100 रुपीज़ में कोई भी टैक्स नहीं लगाया, कोई टैरिफ नहीं लगाया। इट मीन्स भारत में आकर वही कॉमोडिटी 100 रुपीज़ की होती थी, सारा प्रॉफिट लगा के। बट इंडिया की कोई कॉमोडिटी सपोज करते हैं बच्चों 80 रुपीज़ की है, तो उस पर टैक्स इम्पोज होता था, एक्सपोर्ट टैक्स इम्पोज होता था, यानी बाहर जाने का टैक्स इम्पोज होता था। 50 रुपीज़ सपोज करता टैक्स लगाया, तो वही चीज़ 130 रुपीज़ की हो गई। यानी टैरिफ लगने से जो इंडिया की जो कमोडिटीज़ हैं, जो वस्तु हैं, वो महंगी हो जाती थी, और क्योंकि वो टैक्स नहीं लगाते थे फिर भी बहुत प्रॉफिट वो कमा लेते थे। तो इस तरीके से उन्होंने हमारा जो कॉलोनी, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसको बर्बाद कर दिया। इससे पहले बच्चों, ब्रिटिश रूल से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था, यहाँ लिखा भी है कि प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। इंडस्ट्रियल सेक्टर अपने हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प उद्योगों के लिए फेमस था। Indian handicrafts, work produced by hand labor, enjoyed a worldwide reputation for their variety and quality, but these were destroyed by the British government in 2 ways. लेकिन इसको बर्बाद किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 2 तरीकों से। पहला तरीका क्या था कि फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट पर हैवी ड्यूटी, हैवी टैक्स लगाकर, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, हैवी टैक्स लगाए, उससे हमारा सामान महंगा हो गया, प्रॉब्लम आई। दूसरा, डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। तो एक तो टैरिफ हमारी वस्तु पे ज़्यादा लगा दिया, हमारी कमोडिटीज पे टैरिफ बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, और जो अपना सामान है, अपनी कमोडिटी है, उस पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है बच्चों, उसको कम कर दिया। तो इस तरीके से हमारी वस्तुएं महंगी हो गई और उनकी वस्तुएं सस्ती हो गई। इस तरीके से उन्होंने हमारे इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया। तीसरा पॉइंट, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एक सिस्टमेटिक वे से हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसको बर्बाद किया गया। कैसे? वो सेम चीज़ आएंगी इसमें। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड इन ब्रिटेन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स। जो रॉ मटेरियल जाता था बाहर, उस पर कोई टैक्स नहीं होता था, जो वहाँ से प्रोडक्शन होकर आता था भारत में बिकने के लिए, सेल आउट होने के लिए, उस पर कोई टैक्स लगाया था। इसका मतलब केवल और केवल सारा का सारा जो वो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करते थे वो हमारे लैंड से इकट्ठा करते थे, या जो हम एक्सपोर्ट करते थे चीज़ें उनको इकट्ठा करते थे, या अगर कोई इंडिया में एक दो इक्का दुक्का इंडस्ट्रियलिस्ट है, एग्जाम्पल के तौर पर टाटा, जमशेदजी टाटा 1907 में 1907 में उन्होंने टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की।
तो उस पर अगर उसने कुछ कैपिटल मंगाया है, कोई मशीनरी मंगाई है, तो उस पर बहुत टैक्स इम्पोज कर दिया। इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम हमारा उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पर बच्चों ने 3 पॉइंट डिस्कस किया है, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बर्बाद किया। पहला, एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह बर्बाद किया, दूसरा इंडस्ट्रीज को कैसे बर्बाद किया, और तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे बर्बाद किया। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। लिखा है मेरे पास फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये तो बात ये हुई थी कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री का एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया। अब हम पढ़ेंगे कि वास्तव में इन एक्चुअल हमारी जो कंडीशन थी, यानी इंडिया की जो कंडीशन थी 1947 में, वो कैसी थी। बर्बाद करने के बाद, थोड़ी गर्मी ज़्यादा, सॉरी फॉर दैट, तो बर्बाद करने के बाद फैन ऑफ करना पड़ता है क्योंकि वॉइस जो है क्लियर नहीं होती बच्चों आप तक, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा एसी पे काम चल रहा है। पहला जो पॉइंट है वो है स्टैग्नेंट इकोनॉमी, यानी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। यानी स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है जिसकी ग्रोथ कुछ नहीं होती है या बहुत लेस, रेंग कर चलने वाली इकोनॉमी को स्टैग्नेंट इकोनॉमी या फिर ना चलने वाली इकोनॉमी को स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। मैं आपका एग्जाम बता देता हूँ। 1860 से 1925 के बीच में हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 0.5% थी पर एनम, एंड 1925-1950 तक ये 0.1% पर एनम तक ही बढ़ पाई। यानी जो हमारी इकोनॉमी थी वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। ऑन द अकाउंट ऑफ द स्टैग्नेशन बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी, और इसी वजह से हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पॉपुलेशन पॉवर्टी में ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा गरीब थे, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो ख़राब था, एंड एपिडेमिक्स एंड फेमाइन्स वर ए रिकरिंग फेनोमेना। महामारियाँ बहुत जल्दी हमारे देश में फैलती थी, ठीक है बच्चों। अभी कोरोना चल रहा है, आप लोगों को पता है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो मलेरिया से लोग मर जाया करते थे बहुत सारे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बैकवर्ड इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, ना चलने वाली, ना आगे बढ़ने वाली, रेंगने वाली इकोनॉमी थी। दूसरा, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। इंडियन इकोनॉमी वॉज द बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बैकवर्ड इकोनॉमी इज द वन इन विच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। बता दूं मैं आपको, 1947-48 में भारत में पर कैपिटा इनकम 230 रुपये थी। आज वो 1 से 1.5 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम हो गई इंडिया की। और उस समय कितनी थी बच्चों? केवल 230 रुपये, केवल इतनी। थर्ड पॉइंट पढ़ता हूँ मैं आपका, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। अराउंड 72% ऑफ द कंट्री, कृषि की बात कर लेते हैं, एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, कि 72% ऑफ द कंट्री वर्किंग पॉपुलेशन वाज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, लेकिन जीडीपी में इसका केवल 50% था। 75% लोग काम कर रहे थे और जीडीपी में केवल 50% जाता था। जीडीपी तो समझते हो ना, डेफिनेशन कर रहे जीडीपी की, इन अकाउंट ईयर, ठीक है, किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, इन द लिमिटेशन ऑफ अ कंट्री, एक ईयर के अंदर टोटल गुड्स एंड प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन टोटल हुआ उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो केवल 50% जीडीपी में योगदान था, 75% लोग काम कर रहे थे और बाकी जो 25% लोग काम कर रहे थे उनका भी 50% था। तो आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो कितना हमारा बर्बाद था, कितना हम लोगों को प्रॉब्लम थी, और वो था क्यों, सब डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। वीट का प्रोडक्टिविटी बताता हूँ, एक हेक्टेयर पर कितना टन राइस, कितना टन वीट, कितना टन मेज, कितना टन बाजरा, कितना टन कोई भी एक क्रॉप या फसल अगर हम उगाते हैं 1 हेक्टेयर के एरिया में, उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आज़ादी के समय वीट का था 660 किलोग्राम ओनली, और राइस का था 665, यानी केवल 665 किलोग्राम। और आज मैं अगर आपको बताऊं बच्चों, तो आज जो है, थोड़ा कंपैरिजन कर लो आप, देखो आपके सामने स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। 1947 में वीट का था 660 और 2018-19 में ये हो गया 3408 वीट का, और राइस का 1947 में था 665 और ये बढ़कर हो गया 2665,
5 गुना 6 गुना 5 टाइम्स 6 टाइम्स इतना बढ़ गया। आज़ादी के बाद हमने इतनी तरक्की की, लेकिन आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने हमें वो जो हम चाहते थे तरक्की करना वो नहीं करने दिया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बच्चे, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। हियर फॉलोइंग फैक्ट आर ऑफ अंडरलाइन सिग्निफिकेंस। हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत बैकवर्ड थी, वो पीछे जा रही थी बहुत। मतलब ये मान लो कि बहुत जो बड़े बड़े जो उद्योग थे ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, वो तो बेटा नाम मात्र के लिए थी, वो नाम मात्र के लिए थी जो इंडस्ट्रीज थी। जैसे मैंने टिस्को का एग्जांपल दिया आपका, और 2-4 अगर चीनी मिल या शुगर मिल वगैरह छोड़ दी जाए तो बाकी इंडिया में ज़्यादा बुरा हाल था। देयर वाज ए वर्चुअल लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। वही बताया, हैवी इंडस्ट्रीज का बहुत प्रॉब्लम था, थी नहीं। मशीनें हम देश में बनाते नहीं थे। अगर हमें कोई हैवी इंडस्ट्रीज बनानी है, उसको प्रोडक्शन बनाना बढ़ाना है हमें, तो मशीनें चाहिए, और भारत में मशीनों का उत्पादन प्रोडक्शन होता ही नहीं था। तीसरा, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट रियोन्ड। अंग्रेजों ने हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज को और हमारी स्मॉल सिंथेटिक का जब आविष्कार हुआ, डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक वाज आल्सो इन यूरोप, तो जब आविष्कार हुआ उसके बाद हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है यानी कॉटन इंडस्ट्री है वो बिल्कुल बर्बाद हो गई। स्मॉल स्केल की छोटी इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। और फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड रिक्वायरमेंट द इंडियन इंडस्ट्री वर डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। क्योंकि हम मशीनें बनाते नहीं थे बच्चों, और मशीनें ना बनाने की वजह से क्या हुआ, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें किससे मंगाने लगे, ब्रिटेन से मंगाने लगे। दैट वाज द प्रॉब्लम ऑल्सो। समझ आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, रैम्पेंट पुअर्टी, मतलब भयंकर गरीबी। 230 रुपये, अभी बात की हमने, 230 रुपीज़ पर एनम पर कैपिटा इनकम कितनी होती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भारत के अंदर फंडामेंटल नीड्स भी लोगों की पूरी नहीं होती थी। यहाँ लिखा भी है, बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, people were not getting 2 square meals a day, they lacked shelter and clothing. This was largely owing to widespread unemployment caused by the destruction of the handicraft industries. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के बर्बाद होने से जो हस्तकला वाले थे, जो हस्तशिल्प वाले थे, ये जो अपना कुछ कलाकार थे, मूर्ति बनाने वाले थे, मालाएं बनाने वाले थे मनकों की, तो बर्बाद हो गए और वो पुअर्टी में आ गए। खेत थे नहीं इतने, जमींदार को वहाँ इम्पोज कर रखा था, उन्होंने वहाँ फार्मर्स का जीना आराम कर रखा था। ऑल दीज एस्पेक्ट के बाद आपको लगता है कि भारत के अंदर हालात ठीक थे। आज़ादी के समय ये एक और प्रॉब्लम थी। आज़ादी के समय, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, वीडियो बना रखी, जाके देख लेना, उसमें बात आप समझ आएगा। सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, कितना बुरा हाल हमारा था जब हम आज़ाद हुए। तो यहाँ तो खाली हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको सोशल एस्पेक्ट पढ़ने हैं विद इकोनॉमिक एस्पेक्ट, तो वो चैप्टर आपको पढ़ लेना चाहिए। ढंग से आपको समझ में आ जाएगी आज़ादी के समय भारत की कंडीशन किस प्रकार की थी। नेक्स्ट बच्चों, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप शायद इंफ्रास्ट्रक्चर जानते होंगे, आपने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर भी। रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, न्यू टेक्नोलॉजीज़, ये सभी किस में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। आज़ादी के समय हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब था। एक एग्जांपल बता दूं मैं आपको, 1948 में 2100 मेगावाट बिजली आती थी खाली, और रेलवे लाइन केवल 53,596। आज ये लाखों में है बेटा। पक्के रोड जो थे केवल 155,000 किलोमीटर थे, आज ये लाखों किलोमीटर में आ गए। आज़ादी के समय हमारा ये हाल था। नेक्स्ट पॉइंट, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। आपसे अभी बात की, कोई भी बड़ा सामान मंगाना है, कोई टेक्नोलॉजी लेनी है, कोई मशीन लेनी है, कोई कैपिटल लेना है, कुछ भी लेना है, उसके लिए आपको ब्रिटेन पर या यूरोपियन कंट्रीज़ पर या अमेरिका पर आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता था। आर्म्ड हथियार, ठीक है, और आपका इक्विपमेंट्स, केरोसिन ऑयल्स, मेडिसिन, स्विंग मशीन, सिलाई मशीन भी देखो हम बाहर से मंगाते थे, बाइसिकल्स ये भी हम बाहर से मंगाया करते थे। देश में कुछ नहीं बना करता था। और आज आपकी कंट्री बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुकी है, इंडिपेंडेंट हो चुकी है।
बहुत हालात चेंज हो चुके हैं इन 75 ईयर्स के अंदर लगभग। नेक्स्ट, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। बहुत कम लोग, आप सोच के देखना, आप जितने बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप सोच के देखना कि आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स कब दिल्ली में आए थे। 70 साल बहुत कम लोग हुए होंगे दिल्ली में आए हुए, या किसी भी सिटी में अगर आप रह रहे हो तो। गांव में देख रहे हो तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, गांव में, लेकिन ज़्यादातर लोग अर्बन से एरियाज में थे नहीं आज़ादी के समय। यहाँ लिखा है कि केवल 14% ऑफ पॉपुलेशन, कितना परसेंट बच्चों, केवल 14% पॉपुलेशन भारत में रहा करती थी। कहाँ पर? शहरी इलाकों के अंदर। और बाकी 86% पीपल वर लिविंग इन रूरल एरियाज, गांव में रहा करते थे। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेमी फ्यूडल का मतलब क्या हो गया? मिक्सचर। मैंने आपसे डिस्कस किया 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है। तो हम आज़ाद हो गए ना, समस्या ये थी हम किस तरफ जाएं, सोशलिज्म की तरफ जाएं, क्योंकि 1945 के बाद तो आपको पता है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है वो शीत युद्ध यानी कोल्ड वार शुरू हो गया था। और उस कोल्ड वार के अंदर क्या होता, वो भी वीडियो बना रखी है, वो भी देख लो फर्स्ट चैप्टर ही आपका। कोल्ड वार के दौरान क्या होता कि पूरा जो विश्व था, पूरा जो वर्ल्ड था, वो बच्चों 2 हिस्सों में टूट गया था, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। पहला कैपिटलिस्ट यानी मार्केट इकोनॉमी, और दूसरा सोशलिस्ट। बट इंडिया ने दोनों रास्तों को अपनाया, यानी मिक्स इकोनॉमी को अपनाया। गवर्नमेंट सेक्टर को भी इम्पोर्टेंस दिया और प्राइवेट सेक्टर को भी इम्पोर्टेंस दिया। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर का इम्पोर्टेंस प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा ज़्यादा था। कारण है सोशल वेलफेयर, गरीबों की संख्या भारत में ज़्यादा थी। यही कारण था कि सेमी फ्यूडल इकोनॉमी को अपनाना पड़ा। एंड लास्ट बच्चों, कॉलोनियल इकोनॉमी। भारत की जो इकोनॉमी थी वो कॉलोनियल इकोनॉमी थी। इंडियन इकोनॉमी वॉज यूज, वो ये कि एक सोर्स की तरह यूज़ किया कि रॉ मटेरियल लेना है और जो जो बने हुए चीज़ें हैं उनको वापस करना है, उनको भारत में लाकर बेचना। तो बच्चों ये मेरी पहली वीडियो थी इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमी को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर तो कर ही दीजिए अपने दोस्तों को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।